Hello and welcome again to Pathfinder. In this lecture we'll talk about some plans और ये इंडिपेंडेंस से पहले के कुछ प्लान्स हैं जो काफ़ी चर्चा में रहे, जैसे कांग्रेस प्लान है। एनपीसी की बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस जब भारत को आज़ादी मिलेगी या 1947 के बाद हम देखेंगे किस तरह से इंडिया का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो डिसाइड होगी, उसका डायरेक्शन क्या रहेगा। ये सभी चीज़ें यहाँ पे इस पे डिस्कशन जो है मेन स्ट्रीम हो गया था। अगर हम बात करें 1930s के अंदर यहाँ पे चर्चा स्टार्ट हो गई थी और इसी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे प्लान चर्चा में हैं, जिसमें कांग्रेस प्लान, बॉम्बे प्लान और गांधीयन प्लान जो है इनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और कुछ प्लान्स हैं जैसे फिक्की प्रपोजल है, सर्वोदय प्लान है, विश्वेश्वरैया प्लान है। इनको यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से चीज़ों का डिस्कशन रहा और फाइनली जो हमने एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो किया, या जो मिक्स्ड इकोनॉमिक हमारा मॉडल था जहाँ पे स्टेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, ज़्यादा कंट्रोल स्टेट का था, वो मॉडल हमने क्यों फॉलो किया, क्या उसके रीजंस थे, वो सब इन प्लान के अंदर देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेशन के पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो यहाँ पे ज़रूर करें। और पाथ फाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी स्पेशल क्लास के लिए अगर आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। अनअकैडमी से आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं और अनअकैडमी आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन, जहाँ पे आपकी आंसर राइटिंग, डाउट सॉल्विंग सेशंस, टेस्ट सीरीज, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, सारी नीड आपको एक जगह मिल जाती हैं। अभी आपका 20% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है और आज इसकी लास्ट डेट है। टुडे इज़ द लास्ट डे टू अवेल दिस ह्यूज डिस्काउंट हियर। यूज़ द कोड RVLIVE टू गेट दिस मैक्सिमम डिस्काउंट्स एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। इसके अलावा मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है और आपके मेंस की टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी हैं जिनके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। देखिए, प्लानिंग के रिगार्डिंग अगर हम बात करें कि सबसे पहला इंडिया के अंदर जो ब्लूप्रिंट आया प्लानिंग को लेके, वो विश्वेश्वरैया प्लान के रूप में आया। यहाँ पे जो विश्वेश्वरैया हैं, वो आप देखेंगे कि दीवान रहे, मैसूर स्टेट के अंदर सिविल इंजीनियर थे और इनकी तरफ से पहला इंडियन प्लानिंग का ब्लूप्रिंट दिया गया कि इंडिया को आगे अगर बढ़ना है तो किस तरह से यहाँ पे रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन करना है, क्या हमारे प्लानिंग की डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इनके प्लान की एक खास बात ये थी कि इन्होंने मार्केट जो फोर्सेस हैं उसके ऊपर फोकस किया और डेमोक्रेटिक जो कैपिटलिज्म है यहाँ पे इसको इन्होंने प्रमोट किया। जैसा हम देखेंगे कि यूएसए के अंदर है डेमोक्रेटिक पूरा सेटअप है, जैसा इंडिया में भी था, लेकिन इन्होंने कैपिटलिज्म को ज़्यादा प्रेफरेंस दी और यहाँ पे कहा गया कि जो मार्केट है उन फोर्सेस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और शिफ्ट ऑफ लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ लेबर को शिफ्ट करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि नेशनल इनकम के अंदर वृद्धि हो सके। और ऑब्वियसली अगर नेशनल इनकम को बढ़ाना है तो इंडस्ट्रीज़ को हमें प्रमोट करना पड़ेगा, वहाँ पे लेबर फोर्सेस को बढ़ाना होगा। और ये सब चर्चा की इन्होंने अपनी ब्लू बुक के अंदर, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जो 1934 में पब्लिश की गई। हालांकि इस प्लान का जो है ब्रिटिशर्स ने कोई इसका एक्नॉलेज नहीं किया इस प्लान को, लेकिन इस प्लान की वजह से इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेन स्ट्रीम के अंदर। जो लीडर्स थे उनके अंदर चर्चा हुई कि कैसा इकोनॉमिक प्लान हमें बनाना चाहिए और ओके, अब हमें सोचना चाहिए यहाँ पे सीरियसली इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, और वो चीज़ एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रही। इसके बाद फिक्की प्रपोजल आता है 1934 के अंदर, और फिक्की जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी मेजर कैपिटलिस्ट हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यहाँ पे आपके पार्टिसिपेट करते हैं, उनका पार्टिसिपेशन यहाँ रहता है। तो फिक्की की तरफ से जो प्रपोज़ल आया, उस समय पे इसके प्रेसिडेंट थे NR सरकार, और उन्होंने कहा कि हमें लेसे फेयर का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मार्केट के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रख रहे हो। तो लेसे फेयर के अंदर यही था कि आप जो मार्केट फोर्सेज हैं, सरकार उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, किसी तरह का इंटरफेरेंस वहाँ पे नहीं होगा। तो इन्होंने उसको क्वेश्चन किया। अपने आप में इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है, वो ये कह रही है कि सरकार का जो इंटरफेरेंस है, लेजिटिमेट इंटरफेरेंस यहाँ पे होना चाहिए। केवल सब चीज़ें केवल और केवल मार्केट फोर्सेज के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती हैं। इसका रीज़न भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मार्केट फोर्सेस के हिसाब से सब चीज़ें छोड़ोगे तो इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस उस समय था नहीं। और अगर यहाँ पे इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ है, डोमेस्टिक जो कैपिटलिस्ट हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको अगर इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करना पड़ेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि स्टेट जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे प्रोटेक्ट करे और फिर चीज़ें आगे चलेंगी।
इन्होंने जो प्लानिंग कमीशन का आइडिया है वो भी देखिए यहाँ से आपका आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा एक हाई पावर्ड नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाने की ज़रूरत है टू कोऑर्डिनेट द होल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। पूरे प्लानिंग के प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें एक नेशनल लेवल पे एक इस तरह की बॉडी बनाने की ज़रूरत है जो इस आइडिया को आगे ले जा सके। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे प्लानिंग कमीशन का जो आइडिया है उसको यहाँ से एक तरह से उसका जेनेसिस एक देखा जा सकता है। एम.जी. रनाडे हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, वो सब फेवर के अंदर थे कि हाँ स्टेट का रोल रहेगा इकोनॉमी के अंदर, और मार्केट मैकेनिज़्म अपने आप में हर चीज़ पे सफिशिएंट नहीं है, और यही चीज़ हमें डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। इवन जो 1930 का 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन है वहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी। दिस थिंकिंग वाज फर्दर रीइंफोर्स्ड बाय द किन्सियन आइडियाज़, क्योंकि जब 1929 का ये ग्रेट डिप्रेशन आया तो यहाँ पे ये देखा गया कि हमारे सामने जो है चैलेंजेस जो भी हैं, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट के हों, चाहे मनी सप्लाई कम हो रही है, चाहे लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ की दिक्कत हो रही है, जो भी समस्याएं हैं ये मार्केट अकेला अपने आप में ये सारी समस्याओं का हल नहीं कर सकता। और इसलिए जो किन्सियन जॉन मेयार्ड किन्स थे उन्होंने जो आइडिया दिया, उन्होंने कहा कि स्टेट का अपना रोल है, स्टेट यहाँ पे पार्टिसिपेट करे और फिर चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। वही काम किया गया और ये डिप्रेशन से बाहर निकल के इकोनॉमी ने रिकवर किया। फिर हम देखते हैं मिक्स्ड जो इकोनॉमीज़ हैं वो एग्जिस्टेंस में आती है, जहाँ पे मार्केट और सरकार स्टेट दोनों का अपना अपना रोल है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है कांग्रेस प्लान के रूप में, और ये इनिशिएटिव लिया गया सुभाष चंद्र बोस जो उस समय नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, और उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है ये सेटअप किया 1938 में। इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया गया 1938 में, और इस कमेटी के जो चेयरमैनशिप थी वो नेहरू जी के पास थी। और तीनों फैक्ट थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से आप देख लीजिएगा। कांग्रेस प्लान ने एक पूरी रूपरेखा रखी कि भारत जब आज़ाद होगा तो किस तरह की इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए हम जाएंगे, और यहाँ पे लगभग 15 मेंबर थे एनपीसी के, काफ़ी सारी इसमें रिकमेंडेशंस रहीं। किन किन चीज़ों पे इन्होंने प्लान किया तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट सभी ऐसे टॉपिक जो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी, सेंट्रल प्लानिंग इन्होंने सजेस्ट किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की इन्होंने चर्चा की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कोटेज इंडस्ट्री पे फोकस किया, रूरल डेवलपमेंट, लेबर लॉज के रिगार्डिंग, इन सब के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे इन्होंने रिकमेंडेशन दिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे जो रिकमेंडेशन आई उसकी वजह से एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, और इकोनॉमिक प्लानिंग का जो टॉपिक है, ये जो मुद्दा है, ये मेन स्ट्रीम के अंदर आ गया है ना, मेन स्ट्रीम में आ गया। ये इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस था कांग्रेस प्लान का। और यहाँ पे जो रिकमेंडेशन और भी आई, फाइन, ठीक है। कांग्रेस प्लान के बाद में ये एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड के रिगार्डिंग भी है। एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड ने भी यही प्लानिंग कमीशन के लाइक एक बॉडी को सजेस्ट किया था कि इसी तरह से एक बनना चाहिए। और एनपीसी या कांग्रेस जो प्लान है उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लान आता है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 8 मेजर कैपिटलिस्ट थे उस समय के, जो बड़े बड़े थे, जैसे आप देखेंगे JRD टाटा है, GD बिरला हैं, श्रॉफ हैं, तो ये सब जो 8 मेजर कैपिटलिस्ट थे, इन्होंने मिलकर ये बॉम्बे प्लान की रूपरेखा रखी। और यहाँ पे बताया गया कि इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कैसा होना चाहिए। बॉम्बे प्लान आपका पब्लिश होता है 44-45 के अंदर। कुछ चीज़ें जो बॉम्बे प्लान की हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पे कहा गया है कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बिना, या गवर्नमेंट के रेगुलेशन के बिना, या गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती है। तो जो बात फिक्की प्रपोजल में कही गई थी वही बॉम्बे प्लान भी यहाँ पे कह रहा है। गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा इंडिजीनस इंडस्ट्रीज़ को अगेंस्ट द फॉरेन कंपटीशन, क्योंकि फॉरेन मार्केट बहुत एडवांस हो चुका है। अगर फॉरेन से जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उन पे हमने टैक्स नहीं लगाया, सरकार ने कुछ नहीं किया, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ तो एकदम बर्बाद हो जाएंगी, वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगी, और हमेशा हमारी डिपेंडेंस फॉरेन प्रोडक्ट्स पे बनी रहेगी। यहीं कहीं ना कहीं ये जो लॉजिक है इसको आप लिंक कर सकते हैं। अभी जो RCEP था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया था, जिसके अंदर भारत ने जो है पार्टिसिपेशन नहीं किया था, भारत ने यहाँ से बाहर एग्जिट कर दिया था। एक्टिव रोल बाय द गवर्नमेंट इन डेफिसिट फाइनेंसिंग, प्लानिंग द इक्विटेबल ग्रोथ, तो आज भी हम देखते हैं कि इक्विटेबल ग्रोथ के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी, तो यहाँ पे भी एग्रेरियन से इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी की तरफ हमें मूव करने के लिए इन्होंने सजेस्ट किया, और कहा कि ये ज़रूरी है अगर हमें इनकम को डबल करना है या आगे बढ़ना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिटिकल इंडस्ट्रीज एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज,
और यहाँ पे यही कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्सेज भी कम है, और इसलिए सरकार की जो ऑनरशिप वाली कंपनियां हैं, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, उनके माध्यम से हम यहाँ पे जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर आगे बढ़ेंगे, और फिर इन चीज़ों को यहाँ पे देखा जाएगा। द इशू ऑफ एग्रेरियन और रीस्ट्रक्चरिंग, एग्रेरियन रीस्ट्रक्चरिंग का जो इशू था ये भी आया, और आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस पर सहमति बनी कि जो इंटरमीडियरीज हैं, ज़मींदारी सिस्टम वगैरह है, इसको अबॉलिश किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, मिनिमम वेजेस फिक्स किए जाएंगे, फेयर प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ये गारंटी किया जाएगा, कोऑपरेटिव को बढ़ावा दिया जाएगा, ये सब चीज़ें। तो आप देखेंगे जब भारत आज़ाद हुआ, जहाँ पे हमने लैंड रिफॉर्म्स किए, तो लैंड रिफॉर्म के लिए जब हम गए तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें थी, चाहे वो टीनेंसी रिफॉर्म हो, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो, लेकिन वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट क्या था, एक एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पहले ही डिसाइड हो गई थी कि हम एबोलिशन करेंगे इंटरमीडियरीज का। फार्मर्स और सरकार के बीच में कोई इंटरमीडियरी बिचौलिया हमें नहीं चाहिए, इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। ये सब चीज़ें एक तरह से सहमति, कॉमन एजेंडा के रूप में सामने आ रही है, जो भी एनपीसी और बॉम्बे प्लान है ना। बॉम्बे प्लान और एनपीसी में सहमति बनी, तो इन चीज़ों के रूप में हमारे सामने ये इंडिया की जो इकोनॉमी होगी इंडिपेंडेंस के बाद, उसकी क्या रूपरेखा होगी, ये पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें एग्रेरियन रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई, और डेफिनेटली हमने कहा कि पहले हमें कैपिटल गुड्स के ऊपर फोकस करना होगा, जिससे क्या होगा, ये और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे। कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर को भी डेवलप करने की बात की गई, और यहाँ पे कहा गया है कि मीडियम स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको यहाँ पे प्रमोट किया जाए, इनको यहाँ पे प्रमोट किया जाए। द स्टेट टू प्ले एन एक्टिव रोल इन द इकोनॉमी, सरकार का यहाँ पे एक्टिव रोल रहेगा, ये चाहे हम फिक्की प्रपोजल की बात करें, बॉम्बे प्लान की बात करें, एनपीसी की बात करें, सभी ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि सरकार का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल रहने की ज़रूरत है। और हम देखेंगे एक्सेसिव कंट्रोल यहाँ पे देखा जाता है स्टेट का। लार्ज स्केल मीज़र्स फॉर सोशल वेलफेयर के लिए काफ़ी लार्ज स्केल पे काफ़ी सारे यहाँ पे प्रयास करने की ज़रूरत बताई गई। तो आप देखेंगे आज भी काफ़ी सारी चीज़ें इससे इंस्पायर हैं, चाहे हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, राइट टू वर्क मनरेगा के रूप में आज कंपेयर कर सकते हैं, द गारंटी ऑफ मिनिमम वेज, स्टेट एक्सपेंडिचर ऑन द हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना से आप आज भी रिलेट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जो प्रोविजंस हुए या जो डिसीजन हुआ, ऐसा नहीं है आज की तारीख में उसका कोई रिलेशन नहीं है, उस टाइम पे इन चीज़ों की रूट फाउंडेशन होता है, और इसीलिए इन सब को हम पढ़ रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ताकि हम बेटर एनालिसिस कर सकें, बेटर तरीके से चीज़ों को समझ सकें। स्टेट एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का प्रयास किया गया, सैनिटेशन, फ्री एजुकेशन, सोशल इंश्योरेंस, सिकनेस के रिगार्डिंग सपोर्ट देना। तो आज जब हमारे पास रिसोर्सेज हो गए हैं, तो इन सब चीज़ों पे हमने वर्क किया है डिफरेंट स्कीम्स के माध्यम से, चाहे हमने इंश्योरेंस कवर, हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने की बात की हो आयुष्मान योजना के अंतर्गत या अदरवाइज। प्लानिंग विच कुड डू अवे विथ ग्रोस इनइक्वालिटीज़, जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको यहाँ पे कम किया जाए प्लानिंग के माध्यम से, ये कहा गया, और इसीलिए प्लानिंग कमीशन की भी स्थापना की जाती। अब हम आते हैं गांधीयन प्लान। देखिए यहाँ पे जो एनपीसी थी, जिसकी हमने चर्चा की थी, प्लानिंग कमेटी, जो कांग्रेस प्लान का था, तो वहाँ पे जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो है इस तरह से स्टेट का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे एक मेंबर थे जो गांधीयन फिलॉसफी में विश्वास रखते थे, और उन्होंने उससे असहमति जताई। इवन गांधी जी भी एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो एनपीसी है, जिसके 15 मेंबर्स थे, उन्होंने, और स्पेशली नेहरू जी ने ये पॉइंट गांधी जी के सामने क्लियरली रखा कि हम सभी इस बात से सहमत है कि यहाँ पे हमें सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के रूप में और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जाना चाहिए। हालांकि शुरुआती दौर में नहीं था, लेकिन क्योंकि वो नेशनल मूवमेंट का मोबिलाइजेशन था, लेकिन बाद में ये चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया था कि हमें जो है इस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन गांधीयन प्लान क्या था? गांधीयन प्लान को यहाँ पे फॉर्मुलेट किया गया 44 में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा, और गांधी जी के व्यूज़ जो है, जैसा हमने देखा, एनपीसी हो यानी कांग्रेस प्लान, बॉम्बे प्लान, इनसे आपके एग्री नहीं करते थे। स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन को तो गांधी जी बिल्कुल अच्छा नहीं मानते थे। वो कहते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, यही सब जो भी गरीबी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जड़ है। तो गांधीयन फिलॉसफी के अंदर क्या पॉइंट हैं, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए ये जो प्लान है, गांधीयन प्लान, ये बात करता है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जहाँ पे सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस होंगे, है ना। विलेजेस को सेंट्रल यूनिट के रूप में लिया गया, और कहा गया कि ये विलेज जो है अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी करने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पे हर व्यक्ति के पास रोजगार भी होगा, ठीक है, और ऐसा कोई वेस्टेज भी नहीं होगा, सस्टेनेबल इकोनॉमी आपकी रहेगी। और एम्फेसिस किया गया एग्रीकल्चर पे, और अगर इंडस्ट्री पे फोकस किया गया तो वो केवल कॉटेज इंडस्ट्री और इन पे किया गया।
ना लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे इन्होंने फोकस नहीं किया, क्योंकि इन्होंने कहा वो मास स्केल पे प्रोडक्शन कर रही हैं, तो प्रोडक्शन एक जगह कंसंट्रेट हो गया तो कैपिटल एक जगह कंसंट्रेट हो जाएगा, वेल्थ का कंसंट्रेशन होगा, इनइक्वालिटीज़ बढ़ेंगी। तो ये सब चीज़ें थी, और ये गांधीयन प्लान में इस चीज़ को हाईलाइट यहाँ पे किया गया। कॉटेज इंडस्ट्री पे आप देखेंगे फोकस है, विलेजेस पे यहाँ पे फोकस है। फिर हमारे पास आता है एक पीपल्स प्लान, और इसके अंदर आप देखेंगे कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं कहीं ना कहीं वो प्रोमिनेंट रहते हैं। मार्क्सिस्ट सोशलिज्म इसको कहा गया। इन्होंने कहा कि जो भी आम आदमी की जो आवश्यकताएं हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, रोटी कपड़ा मकान जैसी आवश्यकताएं हैं, उनको प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। और ये दिया गया था, एम एन रॉय साहब ने दिया था, और 1945 के अंदर इन्होंने बनाया, जो कि रेडिकल लीडर एक माने जाते थे। और आज भी हम देखेंगे तो सरकार के काफ़ी सारे प्लान हैं जो कि इस पीपल्स प्लान से इंस्पायर हैं। जहाँ पे हम बात करते हैं राइट टू फूड हो गया, राइट टू वर्क की अगर हम चर्चा करें, सर्वोदय प्लान और देखते हैं। और सर्वोदय प्लान जो है जयप्रकाश नारायणन जो थे, नारायण, इन्होंने दिया 1950 के अंदर। कुछ चीज़ें इन्होंने रखी, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो आप देखोगे गांधीयन फिलॉसफी से इंस्पायर हैं। और सर्वोदय का ये जो कंसेप्ट है ये आचार्य विनोबा भावे का है, और वो खुद जो है गांधीयन टेक्निक्स से प्रभावित थे। क्लियर। सर्वोदय प्लान में गांधीयन प्लान की तरह ही एम्फेसिस किया गया एग्रीकल्चर पे, स्मॉल एंड कोटेज इंडस्ट्री पे, सेल्फ रिलायंस की यहाँ पे चर्चा की गई, और कहा गया कि फॉरेन कैपिटल पे हमें डिपेंडेंस नहीं रखना है, क्योंकि भारत 200 साल की गुलामी झेल चुका था। और गांधीयन जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है या जो आइडियाज़ हैं उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि हाँ, फॉरेन कैपिटल पे हमें डिपेंडेंसी कम रखनी है। इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन नेचर एंड डाइल्यूशन ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो इन्होंने कहा कि जो सेंट्रलाइज्ड नेचर है इंडिया का, जो प्लानिंग प्रोसेस आप यहाँ पे कर रहे हो, सारी चीज़ें टॉप पे आपने कंट्रोल कर ली है, लोगों का पार्टिसिपेशन तो है नहीं। तो आपने जो इतना ज़्यादा इसको सेंट्रलाइज अप्रोच किया है, प्लानिंग कमीशन के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया गया, वहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है। वो चीज़ इन्होंने 1960s के अंदर मेंशन किया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे भी फोकस का इन्होंने प्रयास किया, और यही चीज़ आप देखोगे कि जब नीति आयोग आता है, इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है, अब लोगों के पार्टिसिपेशन को, जन भागीदारी को एक्नॉलेज किया जाता है, और हम देखते हैं जो टॉप टू बॉटम है ये बॉटम अप अप्रोच बन जाता है। और जहाँ तक इन्होंने ये जो प्लान था, सर्वोदय प्लान था, जिसमें चर्चा की गई पीआरआईज के रोल की, तो पीआरआईज के रोल को भी एक्नॉलेज किया जाता है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट से, और फिर चीज़ें हाईलाइट होती हैं। हालांकि काफ़ी प्रोटेस्ट रहा, और हमने जेपी मूवमेंट के रूप में देखा कि किस तरह से वो प्रोटेस्ट मूवमेंट हाईलाइट होता है, और फिर आगे इमरजेंसी लगती है, वो चीज़ें अलग हैं। तो ये कुछ मेजर प्लान हैं जो कि इंडिपेंडेंस के पहले या इंडिपेंडेंस के टाइम पे काफ़ी चर्चा में रहे, और इन्होंने भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसकी दिशा दशा निर्धारित की, और जो इंडिया ने इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो किया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले किया। इसी के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पीडीएफ सेशन का आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, टेलीग्राम पे आप नाम डाल के सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन, और अनअकैडमी आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन, जहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिल रही हैं, आपको टॉप एजुकेटर्स का एक्सेस मिलता है, यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग, और जो भी है टेस्ट सीरीज जैसे रिसोर्सेज यहाँ मिलते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक आपका टेलीग्राम पे भी रहता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो भी सब्सक्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करते हैं यू विल फाइंड दीज प्लान, तो अपने नीड के अकॉर्डिंग एक प्लान चूज़ कीजिए, जैसे आपको 1 साल का प्लान चाहिए, एंड देन पुट दिस कोड RB लाइव टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट। तो आपका जो भी फीस है वो रिड्यूस हो जाएगा, जैसे 20% का ये डिस्काउंट अवेलेबल है, तो आपकी फ़ीस इतनी रिड्यूस हो जाएगी, और आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू जा सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन का मतलब है GS प्लस जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो सारे यहाँ पे इंक्लूड हो गए हैं, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की यही खास बात है, एक बार आपको फ़ीस देनी है, फिर जितने भी एजुकेटर के जो भी कोर्सेज हैं वो सब आपके लिए फ्री हो जाते हैं। ये आइकॉनिक की फ़ीस है, केवल GS के लिए जा रहे हो तो केवल GS का सब्सक्रिप्शन है, और ये GS आइकॉनिक की फ़ीस यहाँ पे है। आइकॉनिक में काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, इसमें आप देखेंगे लाइव मेंटरशिप का बेनिफिट भी मिल जाता है। 29 जून से नए बैचेस स्टार्ट है, जिनमें आप एनरोल करके सिलेबस पूरा कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शनल भी हैं, इन ऑप्शनल को भी आप ये ऑप्शनल की फ़ीस है। नए ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें एनरोल करके आप ऑप्शनल को भी कंप्लीट कर सकते हैं। डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए अभी आप यहाँ पे जा सकते हैं, पूरी डेडिकेटेड टीम है, 0% EMI का ऑप्शन भी आपको मिलता है। मेगा कॉम्बैट जो कि फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, आप ये भी इसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। ये हर संडे को सुबह 11 बजे रहता है, जिसमें 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। काफ़ी सारे प्राइसेस आप यहाँ पे जीत सकते हैं। फाइन। और कैसे एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉम्बैट के नाम से लिंक होगा, जिस पे आप क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। अनलॉक कोड आपका RB लाइव रहेगा।
आर्टिकुलेट मैगजीन भी आप ले सकते हैं, पाथ फाइंडर की जो वीकली करंट अफेयर टेस्ट है इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सैटरडे शाम को 5 बजे। दिस इज ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।